अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ईद समाप्त होते होते लगता है वक्फ बिल की तारीख भी आ गई। जी हाँ, जिस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इतने समय से कयास लग रहे थे, अब लग रहा उसका मुहूर्त आ गया। सूत्रों के हवाले से अभी जो तारीख निकल कर आ रही है वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब आएगा तो कोहराम भी मचेगा, क्योंकि जुमे की अलविदा नमाज और ईद की नमाज दोनों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अता की गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर। देश भर में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी जैसे लोगों ने कहा कि हम तो पर्सनल लॉ बोर्ड का हुक्म मान रहे हैं, उसके ताबेदार हैं हम। अब आज भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगा के दुष्प्रचार किया गया वक्फ बिल को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, और सरकार कह रही है कि वक्फ के अमेंडमेंट, इस संशोधन बिल विधेयक से केवल उन्हीं को दिक्कत है जो वक्फ की संपत्तियों को अपनी निजी संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या उन पर कब्जा किए बैठे हैं। अन्यथा सामान्य मुसलमान को वक्फ के कानून में संशोधन से प्रसन्नता है, नाराजगी नहीं। इसीलिए किरण रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्ष को देश हित में, राष्ट्र हित में इस विधेयक का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष है जो लक्ष्मण रेखा खींचे हुए, उसके उम्मीदों का सारा दारो मदार अब इसी वक्फ विधेयक पर आकर टिक गया है। हर ख्वाहिश पे हजारों ख्वाहिशें दिल में, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली स्थिति है। अब विपक्ष को यह पता है कि उसके किए तो कुछ होना नहीं, इसलिए अब उसकी सारी उम्मीदें आकर टिक गई हैं एनडीए के उन 35 सांसदों पर, लोकसभा के, ध्यान से समझिएगा, राजग के उन 35 सांसदों की जो लोकसभा के सदस्य हैं उन पर। अब ये 35 सांसद किन किन पार्टियों के हैं? ये तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड की पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के और जयंत चौधरी की पार्टी। इन सबको जोड़ दीजिए तो 35 सांसद हो जाते हैं लोकसभा के। विपक्ष को लग रहा है कि ये 35 सांसद अगर इस संशोधन इस विधेयक के अवसर पर ये जब लोकसभा में आए कुछ खेला कर दें तो बात बन जाए, है ना? वो गाना था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। विपक्ष को लग रहा है कि अगर ये 35 सांसदों वाली पार्टियां, 4 पार्टियां सरकारी रुख से अलग अपना रुख ले ले वक्फ पर तो बात बन जाए। अब ले पाएंगी कि नहीं ले पाएंगी ये पार्टियां, एनडीए की जो हिस्सेदार हैं, लेना चाहती हैं सरकारी रुख के खिलाफ रुख कि नहीं, ये सवाल है। जनता दल यूनाइटेड ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, और सरकार अगर उनको स्वीकार कर ले तो फिर जनता दल यूनाइटेड को क्या तकलीफ? ऐसे कुछ सुझाव टीडीपी की तरफ से भी आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा अनाउंसमेंट कर गए आम आदमी पार्टी वाले। वो जब से दिल्ली में चुनाव हारे हैं तब से कोई छोटी बात ही नहीं कर रहे, सब बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने घोषणा कर दी, और वो करे लिख के रख लो, जैसे केजरीवाल कहते थे लिख के रख लो, वैसे अब संजय सिंह करे लिख के रख लो, अगर वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में आया तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। बहुत बड़ी बात है, और वो भी माइक पर कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या ये सच बात है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी वक्फ संशोधन विधेयक पर, या नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस छोटी सी चुनौती को हंसते हंसते पार कर जाएंगे और वक्फ कानून में संशोधन एक हकीकत बन जाएगी इस देश में? याद रखिए कि आज ही ईद के दिन अजमेर शरीफ के जो सबसे प्रमुख सज्जादा नशीन है, चिश्ती हैं, उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। वक्फ कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदला जाना चाहिए। सरकार के लिए उनका यह वक्तव्य इस मोड़ पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि आज दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह को मानने वाले मुसलमानों का न केवल भारत, दुनिया भर में एक बड़ा वर्ग है, और उसके सबसे प्रमुख धर्मगुरु ने अगर इस बात को पर सरकार का साथ दिया है तो इस साथ के भी कुछ मायने हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे परिदृश्य पर कि अगर 2 तारीख को, या 2 तारीख को न सही 3 तारीख को, लेकिन चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस संसद के इसी बजट सत्र में हम वक्फ कानून लाएंगे, बिल लाएंगे, इसलिए माना जा रहा है कि 2 तारीख को ही आएगा। तो अगर बिल आता है, अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो लोकसभा में तस्वीर क्या बनेगी? इस मसले पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, संसद में पास हो जाएगा या सरकार कहीं फंस सकती है। पहली रिपोर्ट देखिए। दो 2025 के बजट सत्र के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा, उससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर खूब जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो चुका है। वक्फ बिल का काउंटडाउन धीरे धीरे सियासी दलों की टेंशन को भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लिहाजा अगर वक्फ बिल 2 अप्रैल को सदन में लाया जाता है तो उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिनों का ही वक्त मिलेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग वक्फ बिल को लेकर गुमराह कर रहे हैं। ये बिल देश के लिए अच्छा है। इस बिल में कोई गैर संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका। जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ सरकार विपक्ष से वक्फ बिल को लेकर साथ देने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी और जेडीयू से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध की अपील की है।
और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की और आगे भी करती रहेगी। चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। वक्फ विधेयक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर ये बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। The BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते हैं ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. वक्फ संशोधन बिल पर सड़क से संसद तक बवाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में भी वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए थे। तो वहीं यूपी में भी वक्फ बिल पर खूब हंगामा हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इसी कड़ी में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो आज तक बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं उससे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लिए उन्होंने। जो मोटी बात यह है, जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। उससे भारत का विकास, हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। और अगर भारत का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा होता, चाहे नोटबंदी के फैसले से, चाहे जीएसटी लागू करने के फैसले से, तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। 80 करोड़ लोगों की आय सरकार नहीं बता पा रही। आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछिए कि 80 करोड़ लोग जिन्हें आप राशन दे रहे हो, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा। वक्फ बिल पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो वक्फ बिल आने पर सरकार गिरने तक की बात कह डाली। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। बहरहाल वक्फ बिल पर मचे बवाल ने सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। इन सब के बीच सवाल यही है कि वक्फ की जो सजी है मिसाल, यह कौन किसके साथ? अहम सवाल ये भी कि संजय सिंह के सरकार गिरने वाले दावे की मायने क्या है? मेहमानों से परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। और मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल। मनीष अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है कि अब वो जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। वो गाना था ना, मुझे लग रहा है वो घड़ी आ गई जब कुश्ती होगी संसद में। ओबीसी से लेके, एक मिनट, ओबीसी से लेकर
और आम आदमी पार्टी तक सबकी नजरें 4 पर हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, और इनके सांसदों को जोड़ दो तो 35 हो जाते हैं। सब फिंगर क्रॉस किए बैठे हैं कि गुरु ये 35 अगर कोई खेला कर दे तो मोदी गए वक्त पर। आज इसी पर सिमैया बट गई देश भर में। मनीष जी, क्या स्थिति है? क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि सरकार को भी खतरा हो सकता है? मनीष अग्रवाल। अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड का बिल आएगा, अमेंडमेंट होगा, बहुमत से पास होगा। मैं आपको इसका दूसरा परिपेक्ष बताता हूँ। ये देखना होगा कि क्या 293 से ज्यादा लोग तो इस फेवर में वोट नहीं करते हैं। क्या ये लोग बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए कोई बिल लेके आएगी? 370 सीएए, ट्रिपल तलाक, किस चीज का विरोध नहीं हुआ? क्या सरकार पे कोई फर्क पड़ा? मुझे तो लगता है देखने वाली चीज होगी कि 293 से ज्यादा लोग वोट करेंगे इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट क्या पहली बार हो रहे हैं? क्या आज तक इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ? और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस डिबेट में बाद में बोलेंगे, क्या किसी ने बिल को देखा है? क्या किसी ने पढ़ा है क्या आ रहा है? एंटीसिपेट करने से सरकारें नहीं चलती। क्या देश इस तरीके से चलेगा कि किसी बयान पे, किसी वक्तव्य पे लोग विरोध करेंगे और सरकार उससे डर जाएगी? बिल को टेबल होने दीजिए, बिल लोगों को पढ़ने दीजिए, लोगों की सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जो अवैध है वो नहीं चलेगा। इस देश में जो कानून है, जो संविधान है, आपको उससे चलना पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड को जो अवैध है वो नहीं चलेगा। ठीक है मनीष बाबू, तो आते हैं दोबारा में। ठीक बात। मौलाना साहब, अब वो घड़ी आ गई नहीं, और सारी नजरें इन्हीं 35 लोगों पे आके टिक गई लोकसभा में नहीं। ओवैसी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबकी उम्मीद इन्हीं पर टिकी है। क्या कि या खुदा को जैसा करिश्मा कर दे, सरकार फंस जाए। आपको क्या नजर आ रहा है मौलाना साहब? आज देश में ईद उल फित्र है जी। ईद उल फित्र के मौके पर देश के हर नागरिक को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ। बिल्कुल, हमारा मुल्क तरक्की करे। आज के दिन हम ये बात कह रहे हैं। ईद के दिन उसने गले लगाकर हमसे ये कहा, ईद के दिन उसने गले लगाकर हमसे ये कहा, रस्म दुनिया इसको मोहब्बत मत समझो। एक तरफ सौगात मोदी है, एक तरफ सौगात मोदी है, 32 लाख किट्स पर वाहवाही हो रहा है, और राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास होकर के रहेगा। देखिए एक बात बताओ, वक्फ बिल पास होगा नहीं होगा ये तो जब टेबल होगा जब ही पता चलेगा। मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, मैं नायडू को जितना जानता हूँ, कई मरतबा मिला हूँ, मगर नायडू ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे। अगर बिल का समर्थन करेंगे तो उनका सियासी कैरियर आंध्रा से खत्म हो जाएगा। वही हाल नीतीश बाबू का रहेगा। नीतीश बाबू की वैसे भी अब याददाश्त अच्छी नहीं है, वो किसी को सही पहचानते नहीं। अब पता नहीं कि वो समर्थन करेंगे नहीं। जयंत चौधरी और ये जीतन राम मांझी, इस तरह के जो लोग हैं, उनका ज्यादातर मुसलमानों के वोट बैंक उनके पास है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, अब अभी किरण रिजिजू कह रहे थे कि लाउड स्पीकर का धड़ल्ले से मिस यूज हुआ है। अब ये बता रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ कि आपने बिल पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या है। इन्होंने खुद ही नहीं बिल पढ़ा है। अगर ये बिल पढ़ते तो बिल के समर्थन में नहीं बोलते। सर्वेयर को खत्म कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड का अब सर्वेयर नहीं रहेगा, कलेक्टर को पावर दिया जाएगा, एक और गैर मुस्लिम को इसमें मेंबर बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का क्या काम है? सर्वेयर को आप खत्म कर रहे हैं। 17 लाख एकड़ जमीन ईसाइयों के पास है और हिंदुओं के पास भी बहुत सारी जमीनें, आप क्यों एक्वायर नहीं कर रहे हैं? एक बात मैं कहता हूं, एक बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना कानून है कि वो किसी की सुनता ही नहीं। अरे भाई, ट्रिब्यूनल के बहुत सारे फैसलों को हाई कोर्ट ने पलटा है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। पढ़ करके आया करिए डिबेट में, बगैर पढ़े मत आया करिए डिबेट में। अगर ये वक्फ बिल पास होता है तो मुसलमानों की मसाजिदों को खतरा है और मुसलमानों की मसाजिदें नहीं बचेगी, उनकी जमीन को सरकार ठीक है, ठीक है। वक्फ बिल पास न हो इसके लिए
अलविदा की नमाज में काली पट्टी बांधी, उसके लिए आज काली पट्टी बांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, तमाम जितने तंजीमें थी सब सड़क पर आ गई, हाय तौबा मच गया। ठीक बात है, लेकिन मैं 1% की संभावना पर बात कह रहा हूं मौलाना साहब कि मान लीजिए बिल पास हो गया, तब देन फिर क्या होगा? अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए सरकार जो है रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है, हमारी माई बाप नहीं है। ठीक है। अगर बिल पास होगा, धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा, अगर बिल पास होगा मौलाना साहब तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही पास होगा, बाबू लोग नहीं पास कर देंगे। जितने लोग लोकसभा में बैठे हैं वो 20-25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आदमी। ऐसा थोड़ी ना कि अधिकारी अपने घर से मोहर लगा देंगे, वो जनता का, इसीलिए उसको पीपल्स हाउस कहते हैं, जनता का सदन भाई। हमने ये सुना था 370 पर भी कि कश्मीर लाल हो जाएगा, कश्मीर गुलाबी बना रहा, लाल तो हुआ नहीं। बोले झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कयामत तक क्या क्या हो जाएगा, कयामत सयामत, कुछ नहीं हुआ। बोले सीए लागू कर दोगे तो कहर हो जाएगा, नहीं हुआ कहर। बोले एनआरसी लागू हो जाएगी तो कयामत आ जाएगा, नहीं आया। मनो साहब, जो चीज संसद से पारित हो रही है उस पर देश की मोहर है, यही माना जाता है। लोकसभा क्या है? देश का मन। लोकसभा कोई अपने मन से बनाता है? नहीं ना। और हमने तो सड़कों पर जेल भरो आंदोलन होते देखा ही नहीं कभी, हमसे मतलब 10-20-25 सालों में। जो लोग कहते थे हम कश्मीर में 370 के लिए खून दे देंगे, मौलाना साहब उन्हें 1 यूनिट ब्लड तक डोनेट नहीं किया। क्या वो अंजीर खाते रहे अपने घर में बैठ के? नहीं, नजरबंद रहे और वहां मौज ली और 10-10 लाख रुपया महीना का बिल भेज दिया, सरकार को चुकाना पड़ा। नहीं, जो करे हम कुर्बानी देंगे, और ये गा रहे थे कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी कुर्बानी, कुर्बानी नहीं दी किसी ने। इसलिए देखना धर्मेंद्र सिंह जी, वही 4 लोग, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन 4 पर विपक्ष की सारी उम्मीदें टिकी हैं। नहीं अमिताभ जी, आपके सारा फोकस मुझे लग रहा है इन 4 पर हो गया है कि या खुदा कुछ ऐसा कर दे कि ये 4 पलट जाएं, तो खेल पलट जाए। धर्मेंद्र भाई नहीं जी देख अमिताभ जी, मैं उस पर आऊंगा, उसके पहले मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी पहले साथियों को, आपको चैत्र नवरात्र की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल आपको। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है अमिताभ जी, सुधार से कोई दिक्कत नहीं। और जो वो अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसका जो मूल है उसमें वो कहते हैं कि रीएड्रेस द इशू एंड चैलेंजेस रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, और आगे भी लिखते हैं बिल सीक टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। लेकिन सवाल यह है, समस्या कहां है? समस्या है 25 करोड़ लोगों को की आशंका और उनकी जो दलीलें हैं उसको आप सुनना नहीं चाहते। आपका जो पीछे का जो कार्य पद्धति रही है, आप जीएसटी लेके आए, उसमें व्यापारियों से कोई राय नहीं, आपने नोटबंदी किया, अर्थशास्त्रियों से कोई राय नहीं, आपको अचानक सपना आया, आप किसान बिल लेकर के आए, किस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से राज्यसभा में पास किया, और जिस किसानों को कोई किसानों का एड्रेस ही नहीं, किसानों को कोई सहभागिता नहीं। तो सवाल यहां महत्वपूर्ण है कि जब जिसके सुधार की जिस चीज में जरूरत है, सुधार है या उसका बेहतर संचालन है, 30 सेकंड एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 से 30 सेकंड लूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी रखेंगे। ये जानकारी देश को सही ढंग से देनी चाहिए, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। 53 बैठकें हुई जेपीसी की, देश के अलग अलग हिस्सों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जमीयत उलेमा हिंद, जितने काली पट्टी बांध रहे हैं सब जेपीसी के सामने गए हैं। 38 लाख से, एक मिनट रुक जाओ, 38 लाख से ज्यादा रिटन सबमिशन हुए। ये कौन आप क्यों फैलाते हो भैया सब लोग मिलके कि अरे किसी की सुनी नहीं, अपनी ठेले पड़े हैं? गजब बात है। 53 मीटिंग हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग गए, वहां काली पट्टी बांध के नहीं गए।
वहां रंगीन कुर्ता पहन के गए। महमूद मदनी, अरशद मदनी की ये तंजीम गई कि नहीं गई वहां? समाजवादी पार्टी गई कि नहीं गई? लालू जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ममता जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ये ना कहा जाए कि किसी की सुनी नहीं, अपने मन से कर रहे। धर्मेंद्र जी ये करेक्ट कर लीजिए, फिर ठीक है। नहीं नहीं, अब मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारी अगर पूरी बात हो जाती सर तो आपका ये सवाल न उठता। महत्वपूर्ण यही है कि बिल को जब संसदीय समिति को दिया गया तो इसीलिए दिया गया कि सारे स्टेक होल्डर जो भी उससे जुड़े हैं और जो 25 करोड़ लोगों की रहनुमाई करते हैं उनकी बातों को यथावत सुन ले और उसको संसद के पटल पर रखे। संसद के पटल पर लोग उसका परीक्षण करें, जो अथॉरिटीज है किसमें सही गलत है, तथ्य किसमें किसमें नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां हुई? संयुक्त संसदीय समिति का व्यवहार पूर्णतः अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। उन्होंने जिन लोगों ने जो उसमें बुनियादी सवाल उठाए, जो जिम्मेदार लोग थे, उसको उन्होंने संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसका पार्ट ही नहीं बनाया। सबसे बड़ी समस्या तो अमिताभ जी यहां आ जाती है, जो ये समझने की जरूरत है, जिन लोगों ने अपनी बात रखी थी उसको एज इट इज संसदीय समिति की रिपोर्ट का पार्ट बनना चाहिए था। उस पर डिस्कशन हो सकता था, उस पर यह बात हो सकती थी क्या सही है, कौन से तथ्य गलत है, कौन से सही है। लेकिन जब आप इतने महत्वपूर्ण लोगों की उठाई गई समस्याओं का जो तथ्यात्मक बातें थी उनको रिपोर्ट से गायब कर दोगे तो आप बताइए आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक है धर्मेंद्र भाई, सबसे ठीक है धर्मेंद्र भाई जी, ठीक ठीक। रत्नाकर जी के पास चलूंगा। एक बात धर्मेंद्र जी ने उठाई, उस पर एक तथ्यात्मक जानकारी और दे दूं, चूंकि कई बार हम लोग ऐसी बातें कहते हैं तो देश में संदेश थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 280 या 81 पन्ने, मौलाना साहब आपकी भी उसमें रहे ये नोटिस में, चूंकि आपकी आवाज का एक वजन है देश में। 280-81 पन्नों का एनेक्सर लगा है रिपोर्ट के साथ, क्या, जिसमें जिसने बिल को खराब बताया, सबकी बातें हैं और बिल्कुल सुंदरता के साथ है, मोटे मोटे हरफ में लिखी गई हैं, छोटे हरफ में भी नहीं, क्या, उनकी फोटो भी लगा दी गई है, क्या, कि भाई ये अरशद मदनी है, ये महमूद मदनी है, दोनों को लगा दो। इसलिए ये ना कहो कि उनकी बातें छुपा दी गई। एक, जब आदमी मौजूद है तो उसकी बात कौन छुपा सकता है, एक चीज। दूसरी बात, फिर रत्नाकर के पास जाऊंगा। दूसरी बात भैया धर्मेंद्र बाबू, 35-38 साल हो गए मुझे लोकसभा राज्यसभा को देखते हुए, एक पत्रकार के नाते कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। मदनी तो नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं, मौलाना साहब तो नहीं, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि लोकसभा में 25 करोड़ मुसलमानों के हम हैं इंचार्ज, जो ऐसा मानते हैं, वो सब लोग अमेंडमेंट ला सकते हैं बिल पर, कोई रोक थोड़ी ना है। अखिलेश जी अमेंडमेंट ले आए बिल पर, वोट हो जाएगा उस पर। एक अमेंडमेंट धर्मेंद्र यादव ले आए, वोट हो जाएगा। एक राहुल गांधी ले आए, वोट हो जाएगा। एक प्रियंका जी ले आए, वोट हो जाएगा। और क्या लाना है वो मदनी से लिखवा लो, करो ना वोट, वोट से ही ना सिस्टम चलेगा, ये जबरिया चला लोगे? ये प्रश्न है। मैं आऊंगा धर्मेंद्र भाई आपके पास, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है कौन, उनका ठेकेदार कौन है? इसका चुनाव हुआ, 25 करोड़ लोगों ने किसी पार्टी के व्यक्ति के पक्ष में, तंजीम के पक्ष में वोट डाला नहीं। अजमेर की दरगाह शरीफ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने तो आज माइक पर कहा कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। उनकी कोई हैसियत नहीं। वहां तो दुनिया भर का हर मुस्लिम देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है सिर पर टोकरी रख के, मौलाना साहब तो जानते हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं बची। ये बड़ा सवाल है। रत्नाकर जी, इन 4 पर सारे देश की निगाहें हैं और विपक्ष तो निर्जला व्रत रह रहा है इन्हीं 4 के लिए, क्या? चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान निर्जला व्रत रह रहा है। विपक्ष लौंग भी नहीं खा रहा, क्या? कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन 4 गम्मन बदल जाए तो एकदम परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, फिर ही ईद मनाएंगे दोबारा। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने हमसे कहा कि भाई जब ये बिल का जरा निपट जाए फिर दोबारा ईद मनाएंगे, सिवाई दोबारा बनवाएंगे। रत्नाकर जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, क्या कुछ डर का माहौल है क्या?
संजय सिंह कह रहे हैं लिख के रख लो, सरकार गिर जाएगी। देखिए, रही बात संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं कह रहे थे कि इस जन्म में तो मोदी सरकार दिल्ली में नहीं आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में नहीं बन सकती है। देखा कि लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, स्वयं अरविंद केजरीवाल भी हार गए। ये दावा तो बड़े बड़े करते हैं। और देखिए, हम और आप मैं जब भी छोटा था तो एक मुंगेरी लाल का सपना एक सीरियल आता था, मेरे पिताजी बहुत शौक से देखते थे उसको, तो साथ में हम भी देखते थे। उसमें मुंगेरी लाल 2-3 बार बैठे बैठे ऐसे झटका लेता था और वो अपने आप को कुछ भी सोचने लगता था, कहीं पे भी कोई एक चारित्रिक जो है कैरेक्टर का फॉर्म करके और सपने देखा करता था। तो आज परिस्थिति जो है विपक्षी पार्टियों की कुछ उसी तरह की है कि ये समाज की हकीकत को न जानते हुए या जानते हुए भी लोगों को गुमराह करने की नीयत से इस तरह के बात और वक्तव्य जो है वो करते आ रहे हैं। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो मैं अमिताभ जी आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि वक्त की संपत्तियों का हम हिफाजत किया जाए, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये बात सही है। हम तो वक्फ बिल संशोधन बिल जो ला रहे हैं उसमें हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि वक्फ की संपत्तियों को ही हम छीन लेंगे, ना वक्फ की संपत्तियों को छीना जाएगा, ना वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा। ये सिर्फ गुमराह करने का एक तरीका इन्होंने अपनाया है। किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है सदन में हर एक बात का जवाब दिया जाए। आप जो भी प्रश्न उठाकर लाएंगे उस हर प्रश्न का माकूल जवाब दिया जाएगा और पूरे विस्तार से जवाब दिया जाएगा, कहीं कोई गलतफहमी की चांस नहीं रह जाएगी। लेकिन देखिए, ये मैं आपको बता दूं, अभी केरल के कैथोलिक बिशपों ने भी समर्थन दे दिया है अपना, कई जो है इस्लामिक संगठनों ने समर्थन दिया है अपना। ये सारे लोग समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि नहीं भाई, जो संशोधन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं मुसलमान के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके हक में वो जाएगा और गरीब बेवा मजलूम जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी को, ये बात नहीं समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी को। ये तो सिर्फ खून बहा देंगे, आग लगा देंगे, हाँ, ये सड़कों पे उतर जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी मौलाना यहीं बैठ के कह रहे थे जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये तमाम चीजों के उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। होगा कुछ भी नहीं। देखिए, ये पहले भी ऐसे ही उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम सीएए में भी इन्होंने किया था। क्या कहा था इन्होंने कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके मौलिक अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। शाहीन बाग में देखा ना आपने, 3 महीने तक किस तरह से सड़क जाम करके और इन लोगों ने आंदोलन किया। क्या हुआ? इस देश में सीए भी लागू हुआ और नागरिकता भी किसी की नहीं गई। अभी तो हम तो सौहार्द मोदी, जो सौगातें मोदी के माध्यम से लोगों के और करीब जाने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मोदी सरकार में जो नीतियां हैं मोदी जी की, उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तो मुस्लिम वर्ग हुआ है। और ये कह रहे हैं बल्कि सौगातें मोदी तो सिर्फ एक जुमला है, ये तो लोगों को बहकाने का एक तरीका है। अरे हम इस देश का मुसलमान जो 75 सालों से आप लोग उनको गुमराह करके उनको हाशिए पे खड़े कर दिए थे, वह मुसलमान आज ये समझने लगा है। स्पेसिफिक प्रश्न है रत्नाकर भाई, ये तो ठीक है, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। एक स्पेसिफिक प्रश्न, छोटा सा उत्तर दे दो। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये इन चारों से बात हो गई, मामला पक्का है कि कोई कुछ लोचा है? अमिताभ जी देखिए, जब ये बिल पास हो जाएगा तब भी हम और आप और इनमें से कुछ पैनलिस्ट मिलेंगे और यही बात करेंगे कि देखिए ये खून बहा देंगे, जेल भर देंगे या कह रहे थे, और देखिए बिल कितनी आसानी से पास हो। तो इत्मीनान रखिए, ये देश हित में, पसमानदा मुसलमानों, गरीबों के हित में यह बिल पास होकर रहेगा। माननीय गृह मंत्री ने कहा है और जो पहले भी उन्होंने कहा है उन्होंने किया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। ठीक, मौलाना साहब, मुझे याद है 91 में मैंने शहाबुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू किया। शहाबुद्दीन साहब बाबरी मस्जिद कमेटी वाले जो IFS थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मान लो वहां मंदिर बना अयोध्या में, तब क्या होगा? तो बोले बनेगा ही नहीं। मैंने मान लो बन जाए तो क्या होगा? तो बोले हिंदुस्तान का मुसलमान बंदूक उठा के सड़क पे आ जाएगा। क्या वो तो जन्नत नशीन हो गए, लेकिन मंदिर बन भी गया और कहीं कोई टकराव भी नहीं हुआ। नहीं,
एक तो ये याद दिलाना है। दूसरा विषय ये कि दरगाह शरीफ, अजमेर की दरगाह शरीफ जो है उसके जो करता धरता है चिश्ती साहब, उनकी कोई हैसियत है मुसलमानों में कि नहीं? मनोज साहब देखिए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की आप बात कर रहे हैं और उनको बड़ा प्रमुख बना करके पेश कर रहे हैं, इसलिए कि वो संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे वहां पर 25-50 प्रमुख हैं, सरवर चिश्ती हैं जो प्रमुख है। सरवर चिश्ती ने कितना विवादित बयान दिया था जिस पर आप ही लोगों ने हंगामा किया था। जिस अजमेर की बात कर रहे थे उसी अजमेर को आप लोग कोर्ट के अंदर भी लेकर के गए थे। अब हम नहीं लेके महाराज, ना अरे कोई भी ले गया था ना, कोई भी ले गया था ना, कोई भी ले गया था, आप नहीं ले गए थे। आपके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ आप नहीं ले गए, अब मैं कह रहा हूँ ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों को आपकी इतनी फिक्र है, आपने रिजर्वेशन की मुखालिफत किया। पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन कमीशन के बुनियाद पर है, धर्म के बुनियाद पर नहीं है, उसकी पसमानदगी की बुनियाद पर है। जब कहाँ चले गए? और मैं कह रहा हूं कि वक्फ जमीन का जहां तक मसला है, आप कह रहे हैं वक्फ पर इतना कब्जा हुआ। वक्फ एक ऐसा है, वक्फ बोर्ड एक ऐसा है कि जिसको सरकार चेयरमैन बनाती है, सरकार सीओ अपॉइंटमेंट करती है सरकार, ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंटमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इसमें क्या मुसलमानों के मस्जिद कमेटियों ने वक्फ बोर्ड बनाया है? अगर घपला हुआ है, अगर जमीनों पर कब्जा हुआ है, किसी सरकारी जमीन को वक्फ ने अपना कहा है तो सरकार सो रही थी। हाँ, 10 साल से आपके माननीय योगी जी हैं यूपी में सो रहे थे, उनको नहीं पता था। वसीम रिजवी जैसा लफंगा जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े महल बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं मोदी सरकार चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। देखिए आपने कहा बाबरी मस्जिद का मसला, आपने फला मसला कहा, ये दिल पर अटैक करना है। याद रखिए दिल पर अटैक करना है। मुसलमान संघर्ष करेंगे, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हम संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट को भी जाएंगे। जो कुछ होगा पहले तो टेबल आना दीजिए। मुझे यकीन है कि बिल पास नहीं होगा, अगर पास भी हो भी जाएगा तो याद रखिए फेडरल स्ट्रक्चर में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी अख्तियार होता है कि वो इस बिल का अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इस बिल की मुखालिफत करे। एक बात आपने कहा कि पार्लियामेंट से पास होगा, क्या पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास नहीं हुआ था? रात दिन ये भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े वर्शिप एक्ट गलत है, वर्शिप एक्ट खराब है, जो है उसका उल्लंघन है। तो ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन नहीं होगा। आप अपने मीठा जो है मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है मौलाना साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। मौलाना साहब, मैं मनीष जी और धर्मेंद्र जी के पास चलता हूँ। बड़ी विचित्र बात है, मौलाना साहब ने कहा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। उन्हीं की बात मुझे एक बात याद आ गई। मनीष भाई आपका आ रहा हूँ, पंडित जी ने वक्फ के कानून को आकार प्रकार दिया नेहरू जी की सरकार ने, उसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने भयंकर संशोधन किए हैं। आजकल एक गाना चल रहा भयंकर पिया, वैसे भयंकर संशोधन किए इस कानून में। एक किया है नरसिंह राव ने और दूसरा किया मनमोहन सिंह ने। क्या तब हल्ला गुल्ला नहीं मचा, मीठा मीठा गप। बोले और संशोधन करो, तुम्हें मेरी कसम और संशोधन करो। मजा नहीं आया, बोले और करो। क्या बोले ये भी डाल दो कि हम चाहें तो डीएम के कंटाप भी मार सकते हैं, बोले ये भी डाल दो इसमें। बोले नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, चल है। बोले डीएम की कोई हैसियत नहीं होगी, हम दरवाजा न खोले तो डीएम बाहर लौट जाएगा सिर झुका के। बोले हाँ ये लिख दिया। तब किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ना करो। मौलाना साहब कहना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था तुम्हें हमारी कसम इतना भी मत करो यार कि लोगों को अपच हो जाए। तब तो कहना डाले रहो, झोंके रहो, बदले रहो कानून। क्या बोले 100 अमेंडमेंट कर दे, बोले 10 और बढ़ा दो। बोले चलो जाओ 110 है। बोले तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बना दे। बोले हाँ जो मुतवल्ली है उसी को बना दो सुप्रीम कोर्ट, वही सब फैसला कर लेगा, काला पीला जो लिखना है। तब किसी ने कहा कि ऐसा ना करो महाराज, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मनीष जी, जब 2 बार इस कानून में भयंकर संशोधन हुआ, विकट किस्म का, दुर्धर्ष किस्म का संशोधन हुआ, एक पीवी नरसिंह राव के समय में, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, अब दोनों जन्नत नशीन हैं। तब 25 करोड़ मुसलमानों से राय ली गई थी या 110 करोड़ हिंदुओं से राय ली गई थी?
तब तो एक परिवार ने तय किया कि ऐसा करना है तो हो गया। मैंने तो कोई राय का फॉर्मेट देखा नहीं था, ना नरसिंह राव ने राय मशविरा किसी से किया और ना डॉक्टर साहब ने किया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब कहा जा रहा 25 करोड़ लोगों से फार्म क्यों नहीं भरवाया? मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय जो अमेंडमेंट हुए थे वो इन्हें सूट कर रहे थे। लेकिन इसे मैं आपकी एक डिबेट की उपलब्धि के रूप में देखूंगा कि अंततः मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर पास हो गया तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। वो इनके पास अख्तियार है, इन्हें जाना चाहिए। लेकिन 15-20 मिनट की, आधे घंटे की डिबेट में यहाँ तक इन्हें समझ में आ गया कि ये पास होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और जब कानून आएगा तब ये डिबेट का विषय बनेगा कि उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। पहले कभी क्या डिबेट हुई जब इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए? क्योंकि वो हित में थे। आज भी वो सब हित में है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के वो हित में नहीं है। वही विशेष लोग ये विरोध कर रहे हैं। जो लोग 370 का विरोध कर रहे थे, आज वो वहां सरकार बना के बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, उस सरकार का मजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। आज उन्हें 370 का कोई विरोध नहीं दिख रहा। यही केंद्र सरकार के साथ आज वो तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र की नीतियां जो है वो हम कश्मीर में लागू करेंगे, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ही हमें वक्फ बोर्ड के पास होने के बाद देखने को मिलेगा कि लोग उनकी नीतियों से सहमत होंगे और उस चीज को आगे ले जाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने गलत करा है, जिन्होंने संपत्तियों पे कब्जा करा है, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो इतने ज्यादा लोग होते हैं कि उनसे जेलें भर जाएंगी, ये समय आने पे पता चलेगा कि क्या इतने ज्यादा लोग बेईमान हैं जिनसे जेलें भर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो मौलाना साहब की ये इच्छा भी सरकार जरूर पूरी करेगी, क्योंकि देश में एक संविधान, एक कानून का पालन होगा। एक विशेष वर्ग के लिए एक अलग कानून नहीं होगा, क्योंकि इस 25 करोड़ के अलावा जो और 115 करोड़ है वो यहाँ पे ठगा सा महसूस करते हैं। ठीक बात है। धर्मेंद्र भाई, 2 बार छोटे मोटे अमेंडमेंट नहीं हुए। मैंने देखा इस वक्फ के पूरे प्रोसीजर को, समझा कि पंडित जी के समय इसको कैसे आकार दिया गया, फिर नरसिंह राव, फिर 3 प्रधानमंत्रियों का किया धरा है वक्फ का सारा खेल। जवाहरलाल जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी। मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी के समय में जब इसको बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई, बोले बेटा तुम सबको मार सकते हो कंटाप, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्या? तो कभी चर्चा नहीं हुई, प्रदर्शन नहीं हुआ, काली पट्टी सफेद पट्टी है, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे, कुछ नहीं। बोले चुपचाप पास किए रहो, किए रहो। बोले बल्ब मत जलाना, अंधेरे पास किए रहो। क्यों? और आज हंगामा क्यों? कोई पहली, एक मिनट भैया, कोई पहली बार तो संशोधन नहीं हो रहा। इसकी तो ओपन हार्ट सर्जरी कर गए थे नरसिंह राव, और रही बची दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी मनमोहन सिंह कर गए, तब तो कोई हल्ला नहीं हुआ। धर्मेंद्र भाई, अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आपको याद होगा उस समय भी संसद में बहस हुई थी और डेमोक्रेटिक तरीके से पास हुआ। देखिए, हमारा ये कहना है, दोनों बातें हैं। एक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद में काफी लंबी डिबेट हुई, आप चाहेंगे तो 2 मिनट काम निकल भी जाएगा। धर्मेंद्र भाई, आज भी डिबेट संसद में डिबेट होगी। आज गुड्डू पानवाले क्या बिल थोड़े ना पास हो जाएगा। हमारी बात आई। दूसरी बात आप कह रहे हैं अजमेर वाले मौलाना साहब की। 1000 मौलाना, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम लोग समुदायों को रिप्रेजेंट करने वाले अपनी आपत्तियां, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये सरकार का काम है कि उसको दूर करना, उसको समझाना, उसकी मूल बातों को ले आना जनता में। सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि मनमानी तरीके से आप पास कर लेंगे। और विशेष रूप से अमिताभ जी, आपको याद होगा किसान बिल राज्यसभा में सारी पॉलिटिकल पार्टियां वोटिंग की मांग करती रही, किस तरह से धक्का मुक्की करके पास हुआ, क्या याद नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी का चीरहरण था कि नहीं था? दूसरी बात, आप इस बहस में अभी हमारे साथी रत्नाकर जी ने कैथोलिक का नाम लिया। इनको ये शायद नहीं याद होगा कि कैथोलिक के पास, भारत सरकार के पास, कैथोलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा करीब 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। इनसे पूछिएगा 7 करोड़ क्या अगला नंबर उसका है, या उसके लिए छोड़ रखे? हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, लेकिन कैथोलिक चर्च को 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन, जो करीब 17.5 करोड़ एकड़ जमीन होती है, ये उनको दे रखी है अंग्रेज सरकार ने। उस पर एक बार भी इनकी जबान नहीं खुली। उसको भी कब लाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी उन सब चीजों से सबसे महत्वपूर्ण है, तमाम, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इस देश में उस समय के अमिताभ जी, तमाम राजा महाराजा जिनकी अभी कोठियां हैं, उनके दस्तावेजों में नाम नहीं दर्ज है। तमाम शैक्षणिक संस्थान जो वक्फ ने बना रखा होगा, धार्मिक स्थल, स्कूल, महिलाओं के संबंधित संस्थान,
उन सब पर ये बताइए, ये कलेक्टर और ये एसपी जो सरकार की जमीन हो तो मैनेज कर ही नहीं रहे, उस पर कब्जा हो जा रहा है, रोज देखिए बुलडोजर ले जाना पड़ रहा है। ये आप किस देश में किस दिशा में देश ले जाना चाहते हैं? और उन सब सारी चीजों से महत्वपूर्ण हमारा मानना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकारों का काम जनता के प्रत्येक सवालों का जवाब देना, उनकी जो शंकाएं उसको दूर करना। और तो क्या 25 करोड़ लोगों को आप चढ़ाते हैं? दूसरी चीज 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई साथी रत्नाकर जी कह रहे थे वो मुस्लिम किट लेके आ रहे हैं और ये सबका साथ सबकी विकास बात कर रहे हैं। किस तरह से? कभी आप कपड़ों से पहचानते हैं, कभी आप एक वर्ग पर आरोप लगाते हैं कि ये तो पाकिस्तान चला जाए वोट न दे जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो हर दूसरे दिन एक विवादित बयान देते हैं। कभी कहते हैं उनको अगर इजाजत मिल जाए तो हर मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति बैठा देंगे। कभी कहेंगे अगर उनको हो जाए, मुसलमानों की जनसंख्या कहते तेजी से बढ़ रही है, ये इसको रोकने की जरूरत है। कभी कहेंगे हिंदू मुसलमान के बीच में रह ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, ये स्थिति हो जा रही है। जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल अच्छे से आपने अपनी बात रखी। मैं रत्नाकर जी के पास उससे पहले दो बातें कहूंगा। बात प्रामाणिक हो और तराजू ना इधर झुके ना उधर झुके। वक्फ कानून में गंभीरता सुनिएगा, ये मजाक का विषय नहीं। वक्फ कानून में 2 बार आमूल चूल यानी पांव के नाखून से मौलाना साहब सिर के बाल तक संशोधन कर डाले 2 प्रधानमंत्रियों ने, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह। 110 करोड़ लोगों से लिखवा के लिया था, 25 करोड़ लोगों से लिखवा के लिया था नहीं ना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यही बोला था ना। मौलाना साहब से भी बात नहीं की थी, किया इनके हक में था, लेकिन इनको भी बुलाया नहीं। ऐसा तो था नहीं जाओ बिरयानी खा के जाओ, ऐसा उनकी मर्जी कर दिया। और आज भी धर्मेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं, योग्य व्यक्ति हैं, कि वो पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक ढंग से संशोधन हुए। मेरे भाई ये संशोधन क्या पप्पू चाय वाले क्या होंगे और गुड्डू पान वाले क्या? नहीं ना, ये भी पार्लियामेंट में ही होंगे उसी डेमोक्रेटिक ढंग से जिस डेमोक्रेटिक ढंग से नरसिंह राव के समय हुए, मनमोहन सिंह साहब के समय हुए। काहे को परेशान हो? कोई जबरिया कर लेगा क्या? ये चुन्नू समोसा वाले की दुकान है कि गए तमंचा से फायर किया और कुछ भी करवा लिया? नहीं ना। मौलाना साहब क्यों धक धक मची है? मुझे एक उदाहरण बता दे, रत्नाकर जी के बाद मौलाना साहब से इसका उत्तर जरूर लूंगा, तब तक मौलाना साहब सोच के रखिएगा, जिसमें जवाहरलाल जी से आज तक 25 करोड़ मुसलमानों से लिख के लिया गया हो उनकी राय कभी, या 100-125 करोड़ हिंदुओं से लिख के लिया गया हो किसी मसले पर। पार्लियामेंट ही देश को रिप्रेजेंट करती है मौलाना साहब, इसलिए यह दुष्प्रचार बंद कर दो कि 25 करोड़ लोगों से तो पूछा ही नहीं। 25 करोड़ लोगों से पूछने का क्या तरीका हो सकता है, बता दो भैया। रत्नाकर जी, कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने जो किया, नरसिंह राव ने किया, वो गुलगुला था और ये मिर्च का पकौड़ा है, ये नहीं खाएंगे, गुलगुला ठीक है। देखिए अमिताभ जी, ये गुलगुला खाने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो हैं, वो वोट बैंकर जो होते हैं ना, वोटर होते हैं, उनका गुलगुला खाने की ये कोशिश है। इनको उनके हित से कुछ लेना देना नहीं, इनको उनके वोट बैंक से लेना देना है, इसलिए ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बिल का अमेंडमेंट करे तो वह जनता के हित में हो, लोगों के हित में हो, गरीबों के हित में हो, या जिस उद्देश्य के लिए वह बिल लाया गया है वह उद्देश्यों की पूर्ति, ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष जो है हो हल्ला करना। अभी ये कह रहे थे कि हमारी बातों को जेपीसी में सुना नहीं गया। भाई, आप एक प्रोपेगेंडा के तहत जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके सामने अपना एक एजेंडा के तहत हो हल्ला करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, सुझाव नहीं देना, पानी फेंकना, पानी की बोतलें फेंकना, ये सब करना, ये आपका सुझाव था वहां पे, वो जो कमेटी बनाई गई थी। आप लोगों ने सिर्फ हो हल्ला किया, ये दिखाने की कोशिश की
कि किसी न किसी तरह से इसमें विघ्न बाधा आए, किसी न किसी तरह से ये जो है पास न हो, ना जेपीसी में, जेपीसी का जब भी वोटिंग हुआ उसमें पास हो, ना कि सदन में पास हो। ये आपकी मंशा है, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट बैंक की राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान जो है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं जो देखी है। उसने देश का नागरिक को समझा है और समझा है कि ये जो 20% के करीब जो मुसलमान है इस देश के, वो आर्थिक पहिया जो होता है वो भी घुमाने का काम करते हैं। इसलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सबका साथ और सबका विकास की जो है मंशा लेके आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी अमिताभ जी, थोड़ा समय लूंगा, 7 करोड़ कैथोलिक जो है लोगों को जमीन, 7 करोड़ हेक्टेयर कैथोलिक लोगों के पास जमीन है। मैं उसके पर बोल ही नहीं रहा हूँ। शायद थोड़ा सा होमवर्क करके आए होते भाई साहब धर्मेंद्र जी, तो इनको पता होता कि वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़, कितना, 7 करोड़ कहाँ और 9.5 लाख करोड़ हेक्टेयर की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। और 13 से 14 साल में ये दोगुना कैसे हो गई? यही यूपीए सरकार जाते जाते, मौलाना कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या भाई, क्यों कैसे ये कब्जा कर लिए, कैसे कर लिए? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि यह यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार जाते जाते दिल्ली की 123 क्रीम प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ के नाम कर दी, जिसमें संसद भी था, एयरपोर्ट भी था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टियां। ठीक है भैया रत्नाकर साहब, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक, समय कम है, मैं एक छोटा सा उत्तर मौलाना साहब दूंगा। मौलाना साहब कोई ऐसा वाकया बता दिए बहुत छोटा सा, बहुत कम समय में, जिसमें 100 करोड़ लोगों से या 25 करोड़ लोगों से किसी माई के लाल ने वो लिया हो मशवरा, बोले भैया चिट्ठी डालो। मौलाना साहब देखिए, और अगर ऐसा ही मशवरा लेना होता तो लोकसभा क्यों बनाई? फिर लोकसभा किस लिए बनाई? लूडो खेलने के लिए? देखिए सुनिए, सरकार कोई अगर बिल लेकर के आती है या बिल पार्लियामेंट में टेबल होता है, पास होता है, तो सरकार जनता का ध्यान करती है और चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को मालूम है कि किस तरह के बिल का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर जहां सेंसिटिव मुद्दे होते हैं सरकार उन पर राय लेती है। मगर इस सरकार ने तिबल तलाक पर कोई राय नहीं लिया, देखा कि मुंह की खानी पड़ी। तिबल तलाक बिल पास होने के बाद भी क्या महिलाओं पर अत्याचार रुका? नहीं रुका। यही ठीक है मौलाना साहब, ठीक, मैंने साहब समय कम था, मुझे सिर्फ उसी सवाल पर उत्तर सिर्फ एक बात, अभी ये कह रहे थे कि वक्त पर कह रहे थे, जेपीसीबी के अंदर हम भी गए, जेपीसी ने हमारी बात सुनी नहीं। जिन संशोधन की बात कर रहे थे, जो हमारा डिमांड था वो मानते हैं। देखिए सुनिए, ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह है और ये जल्दी से तानाशाही का नचा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब ने कहा कि सेंसिटिव मुद्दों पर देश से बात करनी चाहिए। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में वक्फ जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर देश से कोई बात ही नहीं की। देश तो सुबेरे जाना अखबार से कि वक्फ में खेला हो गया, तब सेंसिटिव नहीं था, तभी गुलगुला था, अभी सुतली बम हो गया। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। और मैं बता दूं धर्मेंद्र भाई, जो लोग कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं ना, और करे खूब बहा देंगे, उनकी एक वीडियो आया था, जगदम्बिका पाल बैठे, भाजपा के सदस्य बैठे, सपा के बैठे, आम आदमी संजय सिंह है, अब ओवैसी है, और सब कॉफी पी रहे और कुकीज खा रहे और ठहाके लगा रहे, चुटकुले सुना रहे। जेपीसी की बैठक आया था कि नहीं आया था? जो करे हम खूब बहा देंगे, मुसलमानों खूब बहा देंगे, वो करे यार कॉफी मंगवाओ। क्या मौलाना साहब ने ना देखा हो तो मैं भेज दूंगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है। और मौलाना साहब लिख के रख लो, मुझे नहीं पता बिल पास होगा कि नहीं होगा, लोकतंत्र, अरे ये लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, लेकिन पास हो जाएगा तो गुलेल भी नहीं चलेगी कहीं देश में। क्या ये जान लो? नहीं, मुझे बता दो कश्मीर में गुलेल चली? नहीं, नहीं चली ना। वो भी दिल का मसला था वहां के कुछ लोग। और वो जो कश्मीर वाले भाई साहब थे जो नजरबंद किए गए थे, जो अब शासन में है, अब वो क्या कर रहे हैं? ताजा ताजा सेब तोड़ के और छुरी काट काट खा रहे, मौज ले रहे हैं। कहे ना, वो खूब आ रहे, उनका खून और बढ़ रहा है, चेहरे में चमक आ रही है। कहां गलतफहमी में मौलाना साहब खूब बहा देंगे लोग? क्यों खूब बहा देंगे कोई? और क्यों बहाना चाहिए?
पार्लियामेंट पर भरोसा रखा जाना चाहिए। इस देश के मन का आईना लोकसभा है। किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि लोकसभा के निर्णय को देश का निर्णय ना माने। देश का निर्णय कैसे आ सकता है अलग सिवाय लोकसभा के? और मुझे रास्ता बता दो। कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी वाले जो कहे वो देश है, समाजवादी पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो जो कहें वो देश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो 12 सदस्य हैं वो जो कहें वो देश है? नहीं ना। देश वो है जो पार्लियामेंट लोकसभा कह रही है। वही ना चुन के लोग पहुंचे हैं। इस देश ने खुद को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा के सदस्यों को दी है। मौलाना साहब, इज दैट क्लियर? वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय देश का निर्णय माना जाना चाहिए और देश के निर्णय के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। और रही बात जनमत संग्रह की, राय मशविरा की, तो मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने क्या कब जनमत संग्रह किया था और कब राय मशविरा किया था, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाया। और जेपीसी की तो ओवैसी साहब से लेके और संजय सिंह तक ने अंत तक बैठक नहीं छोड़ी। इतने अच्छे माहौल में बैठक होती थी मौलाना साहब, नहीं तो पहले दिन छोड़ देते, नहीं छोड़ी ना, अंत तक रहे हैं, पूरा सिनेमा देखा है, टीए भी लिया है। इसलिए ये मत कहिए। हाँ, ये ठीक है, विपक्ष की उम्मीद 4 लोगों पर, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान पर। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बिल लेकर आएगी, जैसा कि संकेत है कि 2 तारीख को लेकर आएगी, तो स्वाभाविक उसने अपना कील कांटा दुरुस्त किया होगा, अपना प्रबंधन दुरुस्त किया होगा। लेकिन फिर भी सस्पेंस रहेगा, विपक्ष के लोगों की भी धुकधुकी तेज रहेगी और देश की नजरें, सारे लोगों की नजरें इन 4 राजनेताओं की पार्टियों पर होंगी। टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल। ऊंट किस करवट बैठेगा, इधर या इधर, ये तब पता लगेगा जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर वोट हो रहा होगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।